हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। जो लास्ट टॉपिक था उसी को ही हम आगे चलते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमारा जो लॉस फ्रॉम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का था ना। यस सर। हाँ, उसका अभी सेकंड पार्ट है। वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने बेसिक्स देखा था। अभी हम उसके कुछ अदर प्रोविजन देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके सर। ये स्लाइड विजिबल है सबको? यस सर। सर ये देखिए, हमने जो लास्ट प्रोविजन देखे थे वो हमने कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के लेके देखे थे। उसमें देखिए, फर्स्ट जो ए पार्ट देखा था वो हमने बेसिक था कि सेट ऑफ कैसे करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। तो हमने 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेप सेक्शन 70 था, सेकंड स्टेप था 71, और थर्ड स्टेप में 71B टू 80 सेक्शन थे। सेक्शन 70 में हमने देखा था कि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी देखा था, जो पार्ट बी देखा था उसका, मतलब स्टेप 2 देखा था, उसमें सेक्शन 71 देखा था कि इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने थर्ड देखा था वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, कि अगर हम सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं करंट ईयर में तो उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे वो हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजन रह जाते हैं, उसको कवर कर लेते हैं पहले। जैसे एक आता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी फिक्स असेट्स है और उसका डेप्रिसिएशन है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम करना है, डेबिट करना है। बट आपके पास हो सकता है कि प्रॉफिट ही नहीं हो उतना। तो अगर आपके पास कोई अर्निंग ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप उसमें से कैसे कम करोगे वो। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस है उसके। जैसे जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सेम जैसे प्रोविजन इसके, उसको देखते हैं। अभी सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं इसका। अब देखिए, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है। टेक प्लेस व्हेन वन इज अनेबल टू अब्जॉर्ब ए पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब कि उस साल में जो भी डेप्रिसिएशन है, अगर फिक्स असेट्स का जो भी डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है, वो अगर हम अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है इतनी, प्रॉफिट नहीं है इतना। तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम डेबिट नहीं कर पाएंगे। तो सच ए सिचुएशन कैन टेक प्लेस व्हेन वन प्रॉफिट आर नॉट एनफ टू बैलेंस डेप्रिसिएशन। मतलब कि हमारे पास प्रॉफिट इतना एनफ नहीं है, प्रॉफिट इतना इनफ नहीं है। हमारे पास इतना प्रॉफिट एनफ नहीं है कि हम उसको डेबिट कर पाए। मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ सर। अब देखिए, उसके कुछ रूल्स हैं। मेरी वॉइस क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने देखा था पहले। फिर से रिपीट हो रहा है सर। 1 सेकेंड होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, अभी भी रिपीट हो रहा लग रहा है। सर वो मनीष के अकाउंट से हो रहा था। जैसे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको पहले हम करंट ईयर में एडजस्ट करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल जो भी लॉस है, वो चाहे हाउस प्रॉपर्टी का हो, वो चाहे बिजनेस प्रोफेशन का हो, या कैपिटल गेन का हो, या अदर सोर्सेज का कोई भी हो। ठीक है, सबसे पहले हम करंट ईयर में उसको एडजस्ट करते हैं। तो करंट ईयर में हम कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड गेन से एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए उसका कोई अदर बिजनेस है, उसमें अगर कोई प्रॉफिट है, तो हम उससे उसको पहले एडजस्ट करेंगे।
तो सबसे पहले कैसे एडजस्ट करेंगे, सेम करंट ईयर में प्रॉफिट एंड गेन मतलब सेम सोर्स ऑफ हेड में हम एडजस्ट करेंगे। बट उसके बाद भी अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस इफ एनी अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड। अगर उसी हेड में अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो अदर हेड उसके हैं, जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी का हेड हो गया, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कैपिटल गेन का हेड हो गया, या फिर अदर सोर्सेज का, अगर ऐसा है तो हम उससे एडजस्ट करेंगे। तो करंट ईयर में ये सिचुएशन रहेगी। उसके बाद भी अगर वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह गया तो फर्दर हम उसको नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, मतलब फर्दर ईयर से एडजस्ट करेंगे उसको। तो मतलब ये सेम ही रूल है जैसे हमने बिजनेस प्रोफेशन का लॉस को देखा था। उसके बाद अगर सेम नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में ले जाने के लिए देखिए कुछ अलग है प्रोविजन इसके। तो देयर माइट बी ए सिचुएशन वेयर देयर इज ए स्टिल ए बैलेंस ऑफ अनएडजस्ट डेप्रिसिएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि नेक्स्ट ईयर में ले जाने की रिक्वायरमेंट पड़े, तो हम उसको फिर कैसे सेट ऑफ करेंगे। तो डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट नॉट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में वो चला गया तो उसको हम, हमारे पास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में डेप्रिसिएशन हमको क्लेम करना था, तो 2021 में हमने क्लेम नहीं कर पाए, तो हम 22 और 23 में उसको क्लेम करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर में हम क्लेम करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में क्लेम करने के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या है। पहले तो हमारा लास्ट ईयर वाला डेप्रिसिएशन है जो अनअब्जॉर्ब है, उसके बाद उस नेक्स्ट ईयर वाला करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन होगा, उसको भी हमको क्लेम करना है। या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई बिजनेस लॉस भी है जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, ठीक है, मतलब कि सेम सिचुएशन में लॉस फ्रॉम हाउस मतलब कि लॉस फ्रॉम बिजनेस को भी कैरी फॉरवर्ड होके आ हो सकता है, या फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी कैरी फॉरवर्ड होके आ सकता है। तो उसको कौन से ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे एडजस्ट करंट ईयर डेप्रिसिएशन, उसको पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट करेंगे साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर। अगर हम, हमारे पास कोई ऐसा कोई खर्चा है जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है उसके बाद हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन के बाद वो खर्चा उसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड में क्या है, एडजस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अगर वो पिछले साल अगले साल से, मतलब कि पिछले साल से इस साल में अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी आ रहा है, बिजनेस लॉस भी अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हम वो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट एक्चुअल में 8 ईयर ही होती है। जो बिजनेस लॉस जो है, आप देखें, ये देख सकते हैं कि नॉर्मल बिजनेस लॉस है उसका 8 ईयर तक ही हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, हो सकता है कि वो लैप्स कर जाए, तो इसलिए अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को हम एडजस्ट करेंगे, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से पहले हम क्या करेंगे, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। ये दोनों एडजस्ट करने के बाद थर्ड सिचुएशन आती है एडजस्ट द रिमेनिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। जो लास्ट ईयर से जो डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब होके इस साल आ रहा है, तो उस डेप्रिसिएशन को सबसे लास्ट में हम एडजस्ट करेंगे। लास्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। जैसे बिजनेस लॉस का टाइम पीरियड था कि 8 ईयर तक ही हम फॉरवर्ड कर सकते थे, कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, बट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम कितने साल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद इसकी टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट तो हमने पहले भी बताया था कि 4 ईयर और 8 ईयर की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेटली इसको, मतलब कितने सालों तक ही हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन शैल बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द बिजनेस और प्रोफेशन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसका, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है, तो डिसकंटिन्यू होने के बाद भी उसको हम वो कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसमें इवन इफ द असेसी फाइल द आईटीआर आफ्टर द ड्यू डेट। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। इवन इफ द असेसी फाइल द आईटीआर आफ्टर ड्यू डेट, मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर रूल्स देखे थे, इसमें आईटीआर कंपलसरी थी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए कंपलसरी नहीं थी, बाकी सबके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी था, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे।
बट इस सिचुएशन में मतलब अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन के लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर लेट फाइल भी करते हैं तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को। तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन वाला रोल। उसके बाद एक सिचुएशन देख लेते हैं, व्हेन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस इज चेंज। कई बार ये भी हो सकता है ना, कोई बिजनेस है दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अमाल्गमेशन अमाल्गमेशन बोलते हैं, या फिर एक होता है डीमर्जर, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मान लो कन्वर्ट होगी, मिल गई, या दो कंपनियों को मिलकर नई कंपनी बन गई। तो इस वाले सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब कि बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शैल बी कैरी फॉरवर्ड बियॉन्ड 8th असेसमेंट ईयर। जैसे हमारा जो रूल था कि बिजनेस लॉस है वो 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बट ऐसी सिचुएशन में वो 8 साल के बाद तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कौन सी सिचुएशन है, वो सिचुएशन अभी देखे थे, अभी देखेंगे हम। वो दो सिचुएशन है। फर्स्ट है ड्यू टू अमाल्गमेशन। अमाल्गमेशन की वजह से अगर कोई बिजनेस है चेंज हो रहा है, ओनरशिप चेंज हो रही है ड्यू टू अमाल्गमेशन ऑफ कंपनी। अब इसमें कंपनी में कौन कौन सा इंक्लूड है, एक तो बैंकिंग कंपनी इंक्लूड है, इंश्योरेंस एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंक्लूड है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इनका अगर अमाल्गमेशन हो रहा है तो अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड द नॉर्मल बिजनेस लॉस। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को हम फ्रेश फिर से 8 ईयर के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई भी मान लो 19 और 20 मतलब 2019-20 एक फाइनेंशियल ईयर है, तो 2019-20 में हमारा लॉस हुआ है, और 19-20 के बाद हमने 3 ईयर तक इसको आगे ट्राई किया, हमने इसको फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद भी वो लॉस अभी भी बना रहा, मतलब हमने एडजस्ट नहीं कर पाए वो। उसके बाद वो कंपनी बिक गई, दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो गई या मार्गनेशन हो गया, तो उसके बाद इसका मतलब ये हो गया ना 8 ईयर में से 3 ईयर तो कंप्लीट हो गए, उसके बाद 5 ईयर ही हो गए। बट इस वाली सिचुएशन में अगर अमाल्गमेशन होता है तो इस वाली सिचुएशन में उसको फिर से 8 ईयर मिल जाएंगे, जो 3 ईयर लैप्स हो गए हैं वो उसको फिर से मिल जाएंगे। और रूल 2 है, रूल 2 में डीमर्जर है। ड्यू टू डीमर्जर ऑफ ए कंपनीज एम अमाल्गमेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। मतलब कंपनी के केस में डीमर्जर और कोऑपरेटिव बैंक के लिए अमाल्गमेशन डीमर्जर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस वाले केस में भी उसको अलाउ है कि वो 8 ईयर के बाद तक वो कर सकता है। बट इसमें और इसमें एक फ़र्क है, रूल 1 और रूल 2 में एक फ़र्क है। इसमें तो फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर मिल जाता है, असेसमेंट ईयर, मतलब फिर से 8 साल मिल जाते हैं। बट इसमें बैलेंस नंबर ऑफ ईयर ही आप कर सकते हो, मतलब डीमर्जर ऑफ कंपनी और अमाल्गमेशन एंड डीमर्जर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। अगर इनका अगर होता है तो आप बैलेंस नंबर ऑफ ईयर तक ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है इसमें। यस सर। फिर एक आता है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, बिजनेस लॉस को हमने एक तो नॉर्मल बिजनेस लॉस में कन्वर्ट किया था, डिवाइड किया था, एक स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस में किया था, एक स्पेसिफाइड बिजनेस में किया था। तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस क्या होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस देखिए, इसका मीनिंग देखते हैं। स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन मतलब जिस ट्रांजैक्शन में स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन होते हैं उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस बोलते हैं। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इट मीन्स ए ट्रांसफर ए ट्रांजैक्शन इन शेयर्स या कमोडिटीज़। कोई भी अगर कमोडिटी है या कोई शेयर है उसमें ऐसा ट्रांजैक्शन है इन विच इट इज़ फाइनली सेटल्ड विदाउट फिजिकल डिलीवरी। मतलब कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है शेयर्स और कमोडिटी में जिसमें कोई डिलीवरी नहीं मिलती हमको। ठीक है, तो ऐसी कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको सेम डे ही हमको सेल करना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है, तो हमको उसकी डिलीवरी नहीं मिलती और हमारे डीमेट अकाउंट में वो नहीं जाता है। तो देख सकते हैं इन द केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी। इसमें कोई भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं है उसकी। एज द शेयर्स इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द सेम डे, मतलब सेम डे पे ही ट्रेडिंग अकाउंट में वो इंटर होते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। देयरफॉर एक्चुअल डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो पाती है। एंड डज नॉट इंटर द डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में वो इंटर नहीं कर पाते हैं।
हैंस दे आर कॉल्ड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को ही हम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कौन कौन से हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है बट वो लगते हैं कि वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जांपल, ट्रांजेक्शन इन स्टॉक मार्केट ऑफ डेरिवेटिव लाइक ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप करते हो, स्वैप्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इसमें अगर आप करते हो ट्रांजेक्शन, तो ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। या ट्रांजेक्शन इन कमोडिटीज अदर देन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, अगर आप कमोडिटीज में अगर ट्रांजेक्शन करते हो इन स्टॉक मार्केट, तो इसको आप नॉर्मल बिजनेस ही मान सकते हो, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आर नॉट चार्ज ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में भी अगर कोई आपका ट्रांजेक्शन है तो ये भी नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो आप बस मेन याद रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग को ही आप स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, बाकी जितने भी हैं सब नॉर्मल बिजनेस है। अब देखिए एक लास्ट रूल है। लास्ट रूल क्या है, हमने जैसे ये रूल देखा था, ये वाला जो स्टेप 3 देखी थी, इसमें लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर तक। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही हम एडजस्ट करेंगे, बट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम 8 ईयर तक एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसकी भी एक लिमिट है, 2 लाख तक, हम 2 लाख तक ही इसको एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर में आपका 2,50,000 है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ है, तो 2,50,000 में से हम 2 लाख तो उसी ईयर सेम ईयर ही एडजस्ट कर लेंगे, बाकी जो भी 50,000 बच गया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर हमारे पास अगर सेम ईयर में इनकम अवेलेबल भी है तब भी हम 2 लाख तक ही एडजस्ट कर पाएंगे सेम ईयर में, बाकी बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल देखते हैं, ये रूल है सेक्शन 71(3)(a). तो इसमें क्या बोलते हैं, सेट ऑफ लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी लॉस का सेट ऑफ होता है अगेंस्ट एनी अदर हेड, कोई भी हेड से अगर हम सेट ऑफ करते हैं तो सेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ तक ही ये एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, हाउएवर द अनअब्जॉर्ब्ड लॉस सेल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड टू सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर, बाकी बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा और जो भी कैरी फॉरवर्ड के जो भी रूल्स है वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलिए अब प्रैक्टिकल देखें, हम प्रैक्टिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें मिस्टर ए एज 35 ईयर सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर, उसके पास ये डिटेल है, क्या डिटेल है, इनकम फ्रॉम सैलरी, एक 4 लाख रुपीज़ है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी। उसके बाद लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक उसके पास प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब वो खुद रहता है उसमें, उसमें उसने होम लोन ले रखा है और 70,000 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट है। उसके बाद लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, उसकी एक लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब उसने रेंट पे दे रखी है और उसका जो लॉस है वो 1,50,000 है। इसका मतलब हमारे पास 2 लॉस आ गए और 1 इनकम है। अब थर्ड लॉस ये है लॉस, बिजनेस लॉस, उसने बिजनेस भी कर रखा है बट उसमें लॉस हो गया उसका, तो 1 लाख रुपीज़ उसका बिजनेस लॉस हो गया। और बैंक इंटरेस्ट, उसको एक बैंक इंटरेस्ट भी मिलता है 80,000। ठीक है, तो उसको हम वो कैलकुलेट करने की उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी रहेगी उस असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर 2021 में उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी रहेगी। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, पहले हम देखेंगे इनकम कौन सी है उसके पास। तो सबसे पहले उसके पास है इनकम सैलरी की, तो अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी उसकी 4 लाख रुपीज़ है, तो 4 लाख रुपीज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली अभी रूल देखा है 71(3)(a), ये भी रूल देखा था ना 71(3)(a) कि अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसकी तो वो 2 लाख तक ही एडजस्ट हो पाएगी। अब देखिए उसकी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 1,50,000 और 70,000, मतलब 2,20,000 उसकी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो 2,20,000 में से ओनली 2 लाख रुपीज़ ही एडजस्ट हो पाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो 2 लाख रुपीज़ माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी रहेगी, 2 लाख रुपीज़ रहेगी।
क्योंकि 4 लाख में से 2 लाख हमने कम कर दिया, लॉस हम खा गए। ठीक है, तो टैक्सेबल सैलरी है वो 2 लाख रुपीज़ रह गई उसकी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए बैलेंस लॉस हो 20,000, उसका जो भी लॉस लॉस है जो बैलेंस रह गया है जो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, वो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा वो 20,000। अब नेक्स्ट ईयर में अगर उसकी कोई सैलरी इनकम होगी तो उससे तो हम कर नहीं पाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी की अगर कोई भी इनकम होगी उससे कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो सेम एड से कर पाते हैं। अब देखिए उसकी दूसरी क्या सिचुएशन है, बैंक इंटरेस्ट, उसको बैंक इंटरेस्ट में मिल रहा है 80,000, तो 80,000 यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं उसका और कौन सा लॉस है, तो हमारा 4 लाख रुपीज़ कंप्लीट हो गया, 70,000 1,50,000 भी कंप्लीट हो गया, 80,000 हमने इनकम यहाँ पर ले ली, तो बिजनेस लॉस रह गया हमारा 1 लाख रुपीज़। अब बिजनेस लॉस में क्या रूल है कि हम सैलरी से नहीं कर पाएंगे बिजनेस लॉस को, क्योंकि सैलरी तो हमारी है 2 लाख रुपीज़ अभी भी अवेलेबल, तो हम 1 लाख रुपीज़ इससे कर सकते थे अगर रूल होता, बट रूल ही नहीं है, तो 2 लाख रुपीज़ को तो हम टच नहीं कर सकते। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से करेंगे फिर, तो अदर सोर्स से करेंगे, देखिए 80,000 है और बिजनेस लॉस है हमारा 1 लाख रुपीज़, तो हम 80,000 ही इसे एडजस्ट कर पाएंगे, तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से जीरो हो गया। और जो बैलेंस रह गया 20,000, वो कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में चला गया वो। अब अगले साल हम इसको कोई भी बिजनेस प्रॉफिट होगा उससे एडजस्ट करेंगे। तो ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ हम हमारी टैक्सेबल हो जाएगी इस साल में, इनकम फ्रॉम सैलरी में 2 लाख रुपीज़ हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। डिडक्शन मान लीजिए इसका कोई भी नहीं है अभी, तो टोटल इनकी भी 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी है 45,000, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की भी लॉस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 24,000 माइनस में है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, मतलब कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, वो भी लॉस में है 22,000। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो इसका मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस में उसका लॉस है 4,000। तो उसके बाद 2 लॉस है बिजनेस के, एक नॉन स्पेकुलेटिव एक स्पेकुलेटिव। तो स्पेकुलेटिव वाला कौन सा है, उसका इंट्राडे वाला होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, उसने कुछ शेयर्स बेचे होंगे 1 ईयर से पहले, ठीक है, तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 25,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मान लो उसने कोई गोल्ड बेचा होगा 3 ईयर के बाद, या मान लो कोई प्रॉपर्टी बेची होगी उसमें उसको गेन हुआ है 19,000। अब देखिए इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम लेंगे, इनकम क्या है, सैलरी की, 45,000 ले लिया हमने। अब देखिए सैलरी से हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं, पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000 एज इट इज़ हम कर देंगे एडजस्ट, तो इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो हम 24,000 करने के बाद हमारा 21,000 ओनली रह गया है जिस पे टैक्स लगेगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन को देखते हैं। 45,000 हमारा कंप्लीट हो गया, 24,000 कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22,000 रह गया है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 4,000 रह गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये भी 25,000 रह गया, और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 19,000। अब देखिए जो कैपिटल गेन है 19,000, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 19,000, उससे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 19,000, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हमारा 25,000 रहा है, ये देखिए ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहा है 25,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा है 19,000, तो ये आपस में हम एडजस्ट कर सकते हैं। यस सर। तो हमने एडजस्ट कर लिया, 19,000 में से 19,000 खत्म कर दिया, जीरो रह गया, बाकी जो बैलेंस 6,000 रह गया, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो बैलेंस 6,000 रह गया वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में। और जो बिजनेस लॉस है जो नॉर्मल वाला है वो स्पेकुलेटिव लॉस है, तो इसको भी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्यों करेंगे, तो हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है,
ओनली बस सैलरी की इनकम रह गई, इससे हम कर नहीं सकते। तो एज इट इज 22,000 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, साथ में स्पेकुलेटिव लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रह गया है 6,000 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इस साल में 21,000 इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ये वाली सैलरी वाली 21,000। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ये है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ शेयर, मतलब शेयर सेल करने से हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,50,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारा एक हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना 96,000। तो इसमें हमको पहले असेसमेंट ईयर देखना पड़ेगा। ये देखिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, तो हमारी 19-20 की बात हो रही है अभी, हम जो बात कर रहे हैं वो 19-20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 19-20 का कितना हुआ है 1,50,000। तो सबसे पहले हम 1,50,000 पुट कर देते हैं। उसके बाद देखिए 1,50,000 में से हम क्या क्या कम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म वन। लॉन्ग टर्म तो कर ही नहीं सकते, यस सर। हम शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कितना है 37, तो हमने 37,000 एडजस्ट कर दिया। तो 37,000 एडजस्ट करने के बाद हमारा कितना रह गया 1,13,000 रह गया जो टैक्सेबल हो जाएगा इस साल। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब हम लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000, तो हमने 75,000 ले लिया। 75,000 लेने के बाद हमने क्या किया, अब हम देखते हैं और क्या एडजस्ट करें। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। हाँ तो हम करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये वाला 96,000। बट हमारे पास अवेलेबल तो ओनली 75,000 ही है, तो हम 75,000 तक ही एडजस्ट कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा जीरो हो जाएगा, और जो 96,000 माइनस 75,000 जो भी बैलेंस है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। जो भी 21,000 है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। एक है देखिए इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स। रेस हॉर्स को भी मेंटेन करने की एक बिजनेस करता है, उसमें 75,000 उसकी इनकम है। फिर है इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, वो एक टेक्सटाइल बिजनेस भी उसने कर रखा है, उसका भी 85,000 उसके पास बिजनेस प्रॉफिट है। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, मतलब पुराने साल का कोई टेक्सटाइल बिजनेस लॉस चला आ रहा है, ये कौन सा है 19-20 का चला रहा है। और अभी कौन सा चल रहा है 19-20 ही, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 चल रहा है। तो असेसमेंट ईयर 19-20 है, मतलब 18-19 का हो गया है। तो 18-19 का हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस है, ठीक है 50,000। एक चलो माइनस में आना चाहिए था। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग और मेंटेनिंग द रेस हॉर्स, जो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी हॉर्स रेस को मेंटेन करने की एक एक्टिविटी का जो लॉस है वही पुराने साल का चला रहा है, वो भी 96,000 है, ये भी माइनस में है। अब देखिए पहले हम इनकम ले लेंगे, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी किसकी रेस हॉर्स की, कितनी है 75,000, तो 75,000 ले ली। उसके बाद 75,000 से हम ओनली इसी कैटेगरी का ही लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। हमने रूल में पढ़ा था कि जो मेंटेनिंग रेस हॉर्स है तो ओनली सेम एक्टिविटी से ही हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेम एक्टिविटी कौन सी है, ये वाली है, ओनिंग एंड मेंटेन। हाँ ये वाली। तो 96,000, तो 75,000 में से 96,000 तो कम हो नहीं पाएगा, तो मैक्सिमम 75,000 ही कम कर पाएंगे। तो बैलेंस जो भी है वो फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बैलेंस 21,000 है। तो लॉस फ्रॉम जो एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद आया बिजनेस, तो हमारा प्रॉफिट है इस बार का 85,000, और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चला रहा है 50,000। तो ये हम आपस में एडजस्ट कर देंगे, ये दोनों हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे।
तो 85,000 माइनस 50,000, तो 35,000 हमारा इस साल का प्रॉफिट रह गया, और इस पे हम टैक्स दे देंगे इस बार। तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 35,000 हो जाएगी। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब देखिए एक एग्जांपल हो रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी 1,50,000, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, एक इनकम हमारे पास जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसमें। उसके बाद लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, ये ध्यान रखना ये नॉन स्पेकुलेशन है, उससे लॉस हो गया हमें। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो पिछले साल का आया है इस बार, वो भी 30,000 है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से हमको कोई वो मिला है, लॉटरी से जीत गए हम, तो 20,000 है, वो भी इनकम है। अब देखिए किसको कैसे एडजस्ट करते हैं इसको। पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी ले लेंगे 1,50,000। अब इनकम फ्रॉम सैलरी से देखिए क्या क्या एडजस्ट हो सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं हो सकता, जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में, बिजनेस का तो सैलरी से हो ही नहीं सकता, तो ये लॉस तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, बट वो पिछले साल का है, तो पिछले साल का है तो इस बार दूसरे सर हेड से तो हो ही नॉन नहीं सकता। स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन से हो सकता है। है जी? सर नॉन स्पेकुलेशन का हाँ जी हाँ स्पेकुलेशन जी से। हाँ जी, करेंगे करेंगे, हाँ उससे हो पाएगा ओनली। हम अभी देख रहे हैं सैलरी से, तो सैलरी से तो देखिए कुछ भी नहीं हो पा रहा, यस सर। ये लॉस इस नॉन स्पेकुलेशन का भी नहीं हो पा रहा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का अगर करंट ईयर का होता तो देखते, बट ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर का भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि लास्ट ईयर का हम क्या अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो सेम हेड से कर पाते हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और कोई लॉस है नहीं इसका, तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो पूरी पूरी टैक्सेबल होगी हमारी। ठीक है, इस अब देखेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अब स्पेकुलेशन बिजनेस से देखिए इसको इनकम जो हुई है वो कितनी हुई है, 60,000, तो 60,000 हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए कुछ लॉस भी है उसका, स्पेकुलेशन बिजनेस का। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नहीं है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, वो स्पेकुलेशन बिजनेस, जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से कर सकते हैं एडजस्ट, ये हमने रूल में देखा था। तो देखिए इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है 60,000, और लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है 40,000। अगर इसका उल्टा होता कि अगर इनकम हमारी नॉर्मल बिजनेस से होती और स्पेकुलेशन लॉस होता, तब हम नहीं कर पाते आपस में एडजस्ट, बट इस सिचुएशन में हम कर पाएंगे क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का तो प्रॉफिट है और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, तो हम आपस में कर पा रहे हैं। इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो हमारा जो भी बैलेंस आ गया 20,000, वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, तो 80,000 पूरा पूरा हमारा टैक्सेबल हो रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 18, 19, 30,000, ये भी देखेंगे। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो लॉटरी से जो भी विनिंग है 20,000, ये पूरा पूरा हमारा टैक्सेबल हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, therefore long term capital loss or rupees has to be carried forward to the next assessment year। ये जो 80,000 है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यस सर। ये गलती से हमने लॉन्ग टर्म बोल दिया। ये जो 80,000 है ये हमारा कौन सा देखिए शॉर्ट टर्म है, तो हमारा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो ओनली लॉन्ग टर्म से ही हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता, इसलिए ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन और करें तो बताइए। या आपको मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, यस सर, वो ज्यादा सही रहेगा। है ना, आप अपना कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। सर पिछले लेक्चर के नोट्स दे सकते हैं आप? हाँ हाँ, लास्ट ईयर मतलब पिछले सारे नोट्स दे दूंगा मैं। ठीक है ना, तो कोई डाउट हो तो बताइए इसमें।
नो डाउट सर। क्योंकि हमको पहले ना रूल क्लियर करना है। अगर हमको रूल क्लियर हो जाएगा तो हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सर बेसिक्स। हाँ, मेन तो बेसिक्स ही है। कल से हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मे भी हो सकता है डिडक्शन स्टार्ट करें, ओके सर। तो ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो आप मतलब कि मैंने कोमल ने कुछ, हाँ जी, कोमल ने वीडियो भेजी थी, पूजा में बैठी हुई है। क्या जी? चलिए फिर हम कल मिलते हैं। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, वेलकम सर। ओके, थैंक यू।